1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करता है, कैसे फाइंड करता है वैल्यू, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी स्क्वायर वैल्यू को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वो होता है उसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट वही होता है जो उसकी वैल्यू होती है। 2 क्रॉस 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट माइनस अपर डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, वो होता है 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 के लिए आपको बता चुका हूं पहले से ही, और फिर मैंने आपको बताया था किस तरह से हम वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। मैंने आपको दो इक्वेशन लेके एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये मैट्रिक्स नहीं है कि आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर जो है बोथ साइड इक्वल है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल कर दो, ऐसा मैट्रिक्स नहीं है। ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है। ये दोनों वैल्यू को हम इक्वल करेंगे तो उसके वजह से एक्सपांड करना पड़ेगा। इसका प्रोडक्ट 3x - 2 × 1 इक्वल टू 2x × 4 - 3 × 1। ये हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 8x - 3। ये 3 को मैं उधर शिफ्ट करता हूं तो 3 - 2 एंड 8x - 3x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5x, देन x इक्वल टू 1 पर। ये x की वैल्यू है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, तो आपको इस तरह से उनको सॉल्व करना। नेक्स्ट है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स क्या होता है? माइनस एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी से लिखिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। देखिए माइनस क्या होता है, m ऑफ i से लिखते हैं इसको, m ऑफ i। इसका मीनिंग होता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो चाहे 3 क्रॉस 3 का हो, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अंदर a11 a12 a21 a22, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जिस भी एलिमेंट का माइनर पूछा है, ठीक है, उस एलिमेंट से रिलेटेड रो एंड कॉलम को लीव कर दो, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट बनाओ। तो M11 इस केस में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसको रिमूव कर दो, ये मिल जाएगा A22। M12 इस एलिमेंट का माइनर 1 2 का, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को रिमूव कर दो, बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या करोगे आप, उसका डिटरमिनेंट A21। अब मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट क्यों नहीं लिखा, 1 क्रॉस 1 के लिए जो एलिमेंट है वही उसका डिटरमिनेंट M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका माइनर आपसे पूछा, इसका माइनर क्या होगा, ये रो और कॉलम को लीव कर दो, जो बचा हुआ एलिमेंट है वो लिखो A12। और M22 सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, इसको रिमूव कर दो, बचा हुआ एलिमेंट आपने लिख दिया। ये होते हैं माइनस। अगर आप इसके डेफिनेशन पे जाओगे तो वो आपको मिलेगा, इफ we leave ith row and jth column passing through element A of ij and find determinant
determinant of remaining elements, then this determinant is called माइनर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। जिस एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट से रिलेटेड वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को, और वही एलिमेंट जिस कॉलम में उस कॉलम को रिमूव कर दो। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का आप क्या कर लो, उसका बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, वो हो जाएगा उस एलिमेंट का माइनर। ये तो था 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करूं, 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है जिसका ये एलिमेंट है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब अगर आपसे माइनर पूछ लिया कि M13 का माइनर बताओ, M13 का मतलब ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, ये एलिमेंट कहां पे होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, बाकी बचा हुआ डिटरमिनेंट लिख दो, B1, B2, C1, C2, B1, B2 एंड C1, C2। ये इसका माइनर होगा। अब जैसे आपको M22 पूछा जाए, M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये है आपका सेकंड रो और ये है सेकंड कॉलम। इनको लीव कर दो, जो बचा हुआ है एलिमेंट्स उसका डिटरमिनेंट बनाओ, A1, A3 और C1, C3। ये M22 आ गया। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आपको M33 पूछा जाए या M32 पूछा जाए, M32 तो आपको क्या करना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम, इसको लीव कर देना है। जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट A1, B1, A3 और B3। तो क्या आपको माइनर समझ आया? माइनर समझ गए आप लोग? राज माहेश्वरी, मैंने अभी प्रॉपर्टीज नहीं करवाई। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कोफैक्टर बताता हूं आपको। अब देखिए कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या होगा, ये जो आपने माइनर फाइंड किया है m ऑफ i, इस माइनर को आप अगर प्रोडक्ट कर लेते हो -1 टू द पावर i प्लस j के साथ, -1 टू द पावर i प्लस j के साथ आपने इस माइनर को प्रोडक्ट कर दिया, तो जो आप प्रोडक्ट करने के बाद आपको मिलने वाला है वो होता है कोफैक्टर a ऑफ i। कई कई जगह इसको c ऑफ i भी लिखा होगा, ये होता है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड कैसे करेंगे, आपको माइनर कैसे फाइंड करते हैं वो बताएं, इसके साथ इसका सिर्फ प्रोडक्ट करना है। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स है, ये 1 2 3 4। अब मैंने आपसे कोफैक्टर पूछा a11 1 1। ठीक है, तो -1 टू द पावर 1 प्लस 1 m11 a12, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 2 m12, और a21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 m21, और a22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 m22,
-1 टू दी पावर 1 प्लस 1 मतलब -1 का स्क्वायर, वो 1 होता है, ये आपको मिल जाएगा m11। -1 टू दी पावर 3 का मतलब -1 हुआ तो -m12 -m21 और m22। क्लियर है? ये आपको मिल गया क्या? कोफैक्टर। अब ध्यान दीजिए, आपको ये बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है, i प्लस j रो और कॉलम का एडिशन देखना है। अगर वो इवन है तो आप उसको प्लस लिख दीजिए, और अगर वो ऑड है तो आप उसके आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है? तो ये सब कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इन दोनों का सम क्या है? ऑड है, तो आपने माइनस लगा दिया। 2 2 इन दोनों का सम कितना? इवन है, तो आपने प्लस लगा दिया। अब m11 फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनका डिटरमिनेंट बना दीजिए। m12 क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हटा दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा? और m21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, ये आपको मिल गया ये, और m22 ये आपको मिल गया। ठीक है? तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, कोफैक्टर के साथ प्लस माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा, और माइनर तो आपको फाइंड करना आता ही। ये तो था 2 क्रॉस 2 के लिए। अगर 3 क्रॉस 3 की बात करूं, ये 3 क्रॉस 3 है, A B C D E F G H I। अगर आपसे कोफैक्टर पूछा जाए A13, ये कोफैक्टर पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? पहले तो इन दोनों का सम कितना आएगा? प्लस, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ दो। ठीक है? उसके बाद जो भी बचे एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट DE और GH, ये आ गया A13। ठीक है? अगर A23 पूछा जाए तो A23, तो देखिए 2 और 3 इन दोनों का सम कितना? 5, मतलब ऑड, तो आगे माइनस लगा दो पहले। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, बाकी बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट ABGH। तो इस तरह से आपको अगर सभी के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर पूछे जाए तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर इसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा जाए तो भी आप फाइंड कर सकते हो। ये कोफैक्टर है, अगर आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डन? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब 2 क्रॉस 2 जो है, डिटरमिनेंट है, उसको उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करता है वो तो आपको पता है। 3 क्रॉस 3 फाइंड करने के लिए देखिए क्या मिल गया आपको, एक नई चीज मिल गई। ये 3 क्रॉस 3 है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें से कोई भी एक रो चूज करो, कोई भी जो आपकी इच्छा है, या कोई भी एक कॉलम। 6 टाइप से या 6 तरीके से इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 को 6 टाइप से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, 6 तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यों 6? तो 3 रो है और 3 कॉलम, इसमें से किसी के भी अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करना है, तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग? A11, फिर ये रो और कॉलम छोड़ के बाकी को लिखते हैं A22 A23 A32 और A33, फिर माइनस लगाया A12, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A21 A23 A31 A33, फिर प्लस A13 तो A21 A22 A31 A33। ठीक है? ऐसे हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग।
अब ध्यान से देखो तो ये है क्या, ये वाले टर्म, क्या ये कुछ ऐसा है? ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। अब इसको देखोगे आप ध्यान से तो ये क्या है, ये इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो प्लस a12 कैपिटल ऑफ a12 प्लस a13 कैपिटल ऑफ a13। मतलब अगर आपको 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट जो है वो फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो एक काम, किसी भी रो या कॉलम को आप सिलेक्ट करो, उस रो के एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे ये एलिमेंट है, इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, इस एलिमेंट को उसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और इस एलिमेंट को इसके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, इन सभी को ऐड कर दो तो वो वैल्यू मिल जाएगी आपको, डिटरमिनेंट की वैल्यू 10। अब आपने ये रो चूज नहीं करके इसने ये रो चूज करी तो भी 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a11 कैपिटल A11 प्लस a21 कैपिटल A21 प्लस a31 कैपिटल A31। ये भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है। किसी ने ये रो चूज करी, किसने ये कॉलम चूज किया, किसने ये रो चूज करी, किसने ये कॉलम चूज किया, तो जो रो या कॉलम आप चूज कर रहे हो उसके जो एलिमेंट्स है उन्हीं एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके और सम करके लिख लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट है कि आपने इसमें से कोई भी एक रो सिलेक्ट करी, ठीक है, और उसके साथ प्रोडक्ट किया दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं a11 कैपिटल A21 a12 कैपिटल A22 a13 कैपिटल A23, मतलब मैंने किया क्या है, एलिमेंट तो चूज किए फर्स्ट रो के लेकिन कोफैक्टर मल्टीप्लाई किए सेकंड रो के, तो इस केस में जो वैल्यू होती है वो 0 इसकी। ये बात आपको ध्यान रखनी। अभी मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे मिली, बट आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी रो या कॉलम चूज करोगे तो उसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को प्रोडक्ट करना है तो वैल्यू मिलेगी। बाकी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर के प्रोडक्ट करके आपने प्रोडक्ट किया फिर सम किया तो उसकी वैल्यू 0 मिलने वाली। ठीक है, रो के एलिमेंट कोई और है और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के एलिमेंट है तो 0 बन जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल a11 a21 का मतलब क्या, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का हटा दें, इन दोनों का प्रोडक्ट a12 a33 माइनस a32 a13 ये मिलेगा प्लस a12, अब कैपिटल ऑफ a22, पहले तो ये इसका वैल्यू नेगेटिव आएगी, इन दोनों का सम क्या है ऑड, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अब a12 और a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम a11 a33 माइनस a31 और a13 प्लस a13 और कैपिटल ऑफ a23, कैपिटल ऑफ a23 है तो माइनस हो जाएगा 23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम a11 a32 माइनस a31 a12 माइनस a31 a12। ठीक है, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के एलिमेंट और दूसरी रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का प्रोडक्ट किया। अब ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखिए माइनस a11 a12 a33 प्लस a11 a32 a13 प्लस a12 a11 a33 माइनस a12 a13 a31 माइनस a13 a11 a32 माइनस माइनस प्लस a31 a12 एंड a13। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है 1 1 1 2 3 3, अब 1 1 1 2 3 3 ये इसको कैंसिल करेगा, ये क्या है 1 1 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 ये इसको कैंसिल करेगा और ये टर्म इसको कैंसिल करेगी तो आपको 0। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, समझ गए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट तो क्या
रो या कॉलम सिलेक्ट करो, उसके एलिमेंट्स और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर का प्रोडक्ट, फिर उसका सम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, और रो और कोई दूसरी रो के एलिमेंट के फैक्टर का प्रोडक्ट, तो 0 मिलेगा। क्या ये दोनों पॉइंट समझ में आए आपको? दोनों पॉइंट क्लियर हुए? डेल क्या है? डेल है वैल्यू। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमने डेल लिखा। इस डिटरमिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, उसको डेल लिखा है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको बताता हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स जो होता है, क्या देखो, थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स को 3x3 ये जो डिटरमिनेंट है इसको फाइंड करने का, एक्सपेंड करने का एक और तरीका है, सारस रूल बोलते हैं जिसको। इसमें कैसे फाइंड करते हैं 3x3 डिटरमिनेंट? देखिए, जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट A B C D E F G H I। अब मुझे इसको एक्सपेंड करके और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रूल क्या कहता है कि आप ये जो कॉलम है, इन कॉलम को ऐसे लिखो, A D जैसे लिखा हुआ वैसे लिखो इन कॉलम को, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फिर पहले वाले जो दो कॉलम है उसको रिपीट कर दो, A D G B E H। समझ आया क्या बोला? पहले तो तीनों कॉलम आप एज इट इज लिख दो जैसे लिखा हुआ, फिर शुरू वाले पहले वाले दोनों कॉलम को रिपीट करो। फिर आप क्या करो, ये डायगोनल बनाओ, ऐसे डायगोनल बनाओ। अब ये जो डाउनवर्ड डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करो, तो ये बन जाएगा A E I प्लस, फिर प्लस करोगे सबको B F G प्लस C D H, ये करना। क्या करना है समझ गए होंगे? पहले क्या करना है, डाउनवर्ड डायगोनल जो बने हैं इन सभी डायगोनल का एलिमेंट्स के प्रोडक्ट करो, फिर उनका सम करो, फिर माइनस ये जो अपर डायगोनल बन रहे हैं इनके सभी एलिमेंट का प्रोडक्ट करो, G E C माइनस H F A माइनस I D P, ये आ गई इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये होता है सर। आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा आपको कि ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक तरीका तो जो हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, 1 फिर फर्स्ट रो कॉलम को छोड़ा 5 एंड 9, 45 माइनस 48 प्लस माइनस 2, ये 2 और ये रो और कॉलम 36 माइनस 42 प्लस 3, ये रो और कॉलम 32 माइनस 35। ये वैल्यू क्या मिलेगी 45 माइनस 48 माइनस 3, 36 माइनस 42 माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, और ये बन जाएगा कितना 32 माइनस 35 माइनस 3 इंटू 3 माइनस ऑफ 9, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब इसको मैं इस मेथड से सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे करें। मैं लिखूंगा इसको 1 4 7 1 4 7, दूसरा है 2 5 8 और तीसरा है 3 6 9। ठीक है, फिर इसको क्या करूंगा, फर्स्ट कॉलम को, दो कॉलम को मैं वैसे लिखने वाला हूँ 1 4 7 2 5 8। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कीजिए। ठीक है,
1 इंटू 5 इंटू 9 क्या होगा 45 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 कितना होगा 42 इंटू 2 84 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96। फिर माइनस करना है आपको इसका प्रोडक्ट 105 माइनस इसका प्रोडक्ट 48 माइनस इसका प्रोडक्ट 72। अब देखिए वैल्यू क्या बनेगी, ये है देखो 96 माइनस 105 तो माइनस का 9 आ गया, इन दोनों से -9 और माइनस 48 45 माइनस 48 तो -3 आ गया इन दोनों से 84 माइनस 72 84 माइनस 72 तो 12 आ गया प्लस का प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, एक तो हम ये वाले मेथड जो यूज करते हैं और दूसरे मेथड मैंने आपको ये बताया 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने का, सॉल्व करने का, फाइंड करने का, ये भी एक तरीका है। क्या ये आप समझ गए? समझ आया आपको? ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट डन। अब देखिए ये कोफैक्टर से अगर मैट्रिक्स बनती है तो उसके डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू बनती है। अगर मैं एलिमेंट्स से उन एलिमेंट्स की जगह उसके सारे कोफैक्टर्स रख देता हूँ, एलिमेंट्स है उसकी जगह उन एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स रख देते हैं तो फिर उसकी क्या वैल्यू है। जैसे देखिए मैं बोलता हूँ कि ये डेल है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को मैं डेल बोल रहा हूँ a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। ये मैंने क्या किया हुआ है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को ऐसा रख दिया, डेल बोल दिया। अब मैंने आपसे क्या बोला है कि मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ a11 a12 a13 and a21 a22 a23 a31 a32 and a33 मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसकी क्या वैल्यू मिलेगी वो देखते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, लेट करता हूँ कि इसकी वैल्यू है वो डेल तो इसकी लेट कर ली एल। ठीक है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है वो एल है। अब मुझे एल ढूंढना है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जो ये है डेल, चलो ये एक मैट्रिक्स। अब मैं क्या करता हूं, इसको डेल से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये तो आ गया डेल और ये आ गया इसका मैट्रिक्स। डेल में कुछ और नाम दे देते हैं, इसका नाम a1 दे देता हूं, a1 इक्वल ओनली a, और ये डेल नाम दे देता हूं इसके डिटरमिनेंट का a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33।
देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मुझे फाइंड क्या करना है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट की जगह कोफैक्टर लिखूं तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, मुझे फाइंड ये करना है। a11 a12 a13 a21 a22 a23 and a31 a32 a33। एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखूं तो इसकी क्या वैल्यू होगी ये मुझे फाइंड करना है। अब मैंने क्या किया, इसकी एक मैट्रिक्स बनाई और इसकी भी एक मैट्रिक्स बनाई। इस मैट्रिक्स का नाम A दे दिया और इस मैट्रिक्स का नाम L दे दिया, ठीक है। अब मैं इस A को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा आपका a11 a12 a13, ठीक है। और ये बन गया आपका a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। तो इधर भी आएगा ये a, मुझे तो L ढूंढना है, ध्यान रखना L का डिटरमिनेंट। अब देखिए इसका मैं जैसे ही प्रोडक्ट करने जाऊंगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्या बनेगा सोच के देखिए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लिख देता हूं तो क्या बनेगा, चलिए मैं इसका ट्रांसपोज लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। a21 a12 लिख देता हूं। एक काम करो, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ो। प्रॉपर्टीज नहीं बताई ना, बताएगी प्रॉपर्टीज, उसके बाद ये बताता हूँ ताकि ट्रांसपोज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। प्रॉपर्टीज है कुछ डिटरमिनेंट की। जो मेन पार्ट है डिटरमिनेंट का, मेन पोर्शन जिसके ऊपर पूरा डिटरमिनेंट है वो है इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट के जितनी भी रो है उन सभी को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये कॉलम को रो में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। if we change row to column, then does not change the value of determinant. Now change the value of determinant. देखिए ये है डिटरमिनेंट 1 2 3 4। अगर मैं आपको बोलूं इसकी कितनी वैल्यू होगी तो आप बोलोगे 4 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस ऑफ 2। मैं बोलता हूँ इसकी सभी रो को, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा 1 2 और 3 4। अब मैं पूछता हूँ आपसे कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2 माइनस ऑफ 2। मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब मॉड्यूलस नहीं है, इसका मतलब है ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। वैसे आप 3 क्रॉस 3 में भी कर सकते हो। सेकंड है if any two row or column are interchange, then the value of determinant is multiplied by minus of 1,
मतलब आप कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करोगे ना, कोई भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय माइनस। इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे ये है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट रो और सेकंड रो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये 3 4 1 2 आ गया। अब इसको आपने एक्सपांड किया तो देखो ये कितना बन जाएगा, 3 into 2 minus 1 into 4, तो 6 minus 4 equal to 2। पहले वैल्यू कितनी आ रही थी, -2, अब कितनी आ रही है, 2, क्योंकि क्या किया आपने, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो डिटरमिनेंट के अंदर, तो उसकी वैल्यू है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 क्या कह रही है, इफ any two row or column are identical then the value of determinant is 0, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया आपको कि सभी रो को, जितनी रो है उन सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर जितने भी कॉलम है उन सभी को रो में कन्वर्ट कर दो, तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। दूसरी प्रॉपर्टी में आपको बताया कि कोई भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करो या फिर दो कोई कॉलम को आपस में इंटरचेंज करो, जिससे आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। नंबर 3 क्या बोला है, कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, मतलब कोई भी दो रो के एलिमेंट है वो सारे एक जैसे हैं, या फिर कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। वो कैसे होते हैं वो भी आपको बताता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन, स्क्रीनशॉट डन। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी दो रो या कॉलम उसके एलिमेंट्स है वो एक जैसे या आइडेंटिकल है, कोई भी दो रो या दो कॉलम, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 0। थर्ड प्रॉपर्टी का एग्जांपल आपको, जैसे मैं बोलता हूं ये A1 A2 और ये A1 A2, ठीक है, दो रो एक जैसे। अब आप उसको एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा, A1 A2 माइनस A1 A2, मतलब 0। अब 3 क्रॉस 3 बता दो आपको, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 एंड C1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, A1 ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करें तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो कॉलम B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस ऑफ B1, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस ये C1 है तो ये रो और कॉलम A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, A1 B1 C2 माइनस A1 B2 C1 माइनस B1 A1 C2 प्लस A2 B1 C1 प्लस A1 B2 C1 माइनस A2 B1 C। फर्स्ट क्या है, A1 B1 C2,
तो ये रहा A1 B1 C2 नेगेटिव के साथ, A1 B2 C1 माइनस, और ये कितना मिला आपको 0। इसका मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम के एलिमेंट्स है वो एक जैसे हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ all the elements of any row or column are 0, then the value of determinant is 0। जैसे ये 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट बताता हूँ, ये 0 0, ये B1 B2। अब आप इसका एक्सपांड कीजिए तो 0 इंटू B2 माइनस 0 इंटू B1, ये 0। 3 क्रॉस 3 में भी ऐसा ही है। जैसे मान लो कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट या कोई भी एक रो के कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड कर लो तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटरमिनेंट को, तो उसके अंदर वो डिटरमिनेंट किसी एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये बात क्या आ गई। मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या बताएगा, किसी आप मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई होते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। आपने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो उसके अंदर कोई एक रो के सारे एलिमेंट या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे, बाकी नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना, मैं x y z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये वाला x है, मल्टीप्लाई करो वो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा A1x B1x C1x। ये y है वो सेकंड रो के साथ A2y B2y C2y, और z थर्ड के साथ A3z B3z और C3z। तो हुआ क्या था, आपने इसको x से मल्टीप्लाई किया, वो सिर्फ एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, y के साथ मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ एक रो के साथ, और z के साथ मल्टीप्लाई तो सिर्फ एक रो के साथ। मतलब स्केलर क्वांटिटी से आप अगर किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो किसी एक रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और अगर सबसे मल्टीप्लाई करना है तो आपको कितने स्केलर क्वांटिटी चाहिए पावर के अंदर, जितना उसका ऑर्डर है। इसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है तो आपको 3 टाइम्स k चाहिए, ताकि वो तीनों कॉलम से या तीनों रो से मल्टीप्लाई हो जाए। तो ठीक वैसे आप कॉमन भी निकालोगे तो आप जैसे मैट्रिक्स में कॉमन निकालते थे तो कैसे निकलता था, जितने एलिमेंट्स है सब में से। यहाँ पे ऐसा नहीं, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में से ही आप कुछ कॉमन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हो। अब इसको ध्यान से देखो, ये डेल है। अब इसमें इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3a। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर इसका डिटरमिनेंट डेल है तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डेल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ a। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 3a डिटरमिनेंट। अब ये मुझे कहां से मिला, तो देखिए मैंने क्या किया, 3a का मतलब है ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके जितने एलिमेंट्स है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे, सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे। जब मैं कॉमन निकालूंगा तो एक रो फर्स्ट डिटरमिनेंट बना के, ये डिटरमिनेंट बन गया। अब इसमें से कॉमन निकालूंगा तो एक रो से 3 आएगा, दूसरे रो से 3 आएगा, तीसरे रो से 3 आएगा, तो 3 टाइम्स 3 हो गया, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, k टाइम्स ऑफ a का डिटरमिनेंट जो होता है वो होता है k टू दी पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, where n इज ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a। ये है आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी,
3 डेल नहीं, 3 क्यूब डेल। राज महेश्वरी 3 क्यूब डेल। हो गया? डन। देखो लास्ट प्रॉपर्टी है। आज हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है इस पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस है जो हम लोग कल करने वाले हैं। आज सिर्फ आप ये प्रॉपर्टीज है वो समझ लो और आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 दोनों करनी है प्रॉपर्टीज वाली, और हो सके तो 3.3 भी कर सकते हैं माइनस को फैक्टर। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column in a matrix या फिर in a determinant are expressed as the sum of elements then we can break the determinant into two determinants. We can express, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, we can express the determinant as the sum of two determinants. देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने बोला कि ये एक डिटरमिनेंट है a1 प्लस लैम्बडा 1 और b1 प्लस लैम्बडा 2, c1 प्लस लैम्बडा 3, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c2। ये डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो क्या कीजिएगा, आप इसको एक्सपांड कर लीजिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि देखिए ये फर्स्ट रो जो है उसके एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स के सम की फॉर्म है, तो आप इसको ब्रेक करके और दो डिटरमिनेंट बना सकते हो। ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स को आप ब्रेक कर सकते हो, बाकी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स को आपको एज इट इज लिखना है। जैसे देखिए क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट a1 b1 c1, बाकी दो रो के एलिमेंट सेम रहेंगे दोनों के अंदर, प्लस ये हो जाएगा लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 a2 b2 c2 a3 b3 c। देखिए हमने किया गया, दो रो के एलिमेंट तो दोनों के अंदर सेम है। फर्स्ट रो के एलिमेंट इस डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखे और दूसरे डिटरमिनेंट के सेकंड वाले एलिमेंट हमने लिखे। इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट की फॉर्म। अगर इसके साथ यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3, तो आप क्या कर सकते थे, क्या यहाँ पे μ2 इधर आ जाता a2 b2 c2 की तरह? नहीं, आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही रो को ब्रेक कर सकते। तो ये आप μ1 है वो आपको यहाँ लिखना पड़ता μ1 μ2 μ3। ठीक वैसे इधर आता μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। अब इससे आपको दो डिटरमिनेंट और बनाने होते हैं। दो डिटरमिनेंट कौन से? फर्स्ट रो और थर्ड रो तो दोनों में कॉमन आती है,
सिर्फ सेकंड रो है वो दोनों में अलग अलग है। इससे और दो डिटरमिनेंट बनते हैं जिसमें फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम और सेकंड रो आप ब्रेक करते हैं। अगर इस थर्ड के अंदर भी और होते हैं तो आप इसके भी दो डिटरमिनेंट और करते हैं। समझ में आया? मतलब एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स है वो 2 या 3 एलिमेंट के सम की फॉर्म में, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगी उसमें कोई भी दो रो तो कॉमन ही होगी या दो कॉलम। एट ए टाइम आप एक रो या एक कॉलम को ही ब्रेक कर लो। ये है आपकी 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हमने डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी, माइनर, कोफैक्टर, ये सारी चीजें करी। अब इस पर बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते। स्क्रीनशॉट डन। डन, ओके, ठीक है।